भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ उठा के हम बोलेंगे। मेरी आवाज साफ है? भारत माता की, वंदे वंदे। साथियों, मेरे जो होम बायर्स के साथ कई इंटरेक्शन हुए हैं और जो इमोशनल जिस तरह से उनका उद्बोधन होता है उसको मैंने सुना है और उसके संवेदनशीलता के साथ उसको मैंने आत्मसात भी किया है। और मेरे साथ मंच पे अभी परमिता बैनर्जी जी को हमने सुना, हरदम एक्टिवली वो आगे आके इस बात को रखती है, मेरे साथ भी कई बार मिली है। श्वेता भारती जी नफोवा से हमारे बीच में है, उन्होंने भी अपनी पास समस्याओं को रखा। राजीव जी ने नोफा से रखा और राजेश सहाय जी को हम लोगों ने पूरी तरह से सुना है। यहाँ पे जब मैं आ गया था 11 बजे पहुँच गया था, आप लोगों से भी यहाँ भी कई बार बात हुई। सम्रांत ने हमारे इस वाइट पेपर के बारे में कुछ बातें बताई हैं और शुरू में कुबेर ने बताया था कि हम लोग समस्या को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। मेरा इस समस्या से जुड़ाव अभी का नहीं है। जैसा राजेश सहाय जी ने भी बताया और श्वेता जी ने भी बताया, 2016 में मैं पहली बार लॉजिक्स के एजिटेशन में गया था, पहली बार। उसके बाद जेपी विस्टाउन के डिमॉन्स्ट्रेशंस में भी गया और उसके बाद होम बायर्स के साथ तो इंटरेक्शन होता रहा। स्टेक होल्डर्स इसके कई हैं। हमने नोएडा डायलॉग 2018 में किया था, जिसका राजेश जी ने उल्लेख किया, श्वेता जी ने भी उल्लेख किया। और ये नोएडा डायलॉग कोई, परमिता जी ने कहा था कि हम कोई संस्था नहीं बनाएंगे। नोएडा डायलॉग कोई संस्था नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है नोएडा के लोगों को अपनी समस्याओं को उठा के रखना, उन समस्याओं के प्रति नेतृत्व को, एडमिनिस्ट्रेशन को जागरूक करना। और केवल जब कई बार मैं कहता हूँ, मेरा इतने साल का सामाजिक कार्यकर्ता का जीवन, 1975 से 2000 तक मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। उसके बाद 2000 से राजनीति में काम किया। कई आंदोलनों को भी मैंने लीड किया, देखा भी है, काम किया, चाहे इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो, जल के ऊपर आंदोलन हो, उसके पहले लैंड एक्विजिशन के बारे में सारे आंदोलन की बातें थी, इमरजेंसी में प्रजातंत्र की रक्षा के लिए। मैंने देखा कि आंदोलन और हंगामा करना तो, शोर करना तो आसान कई बार होता है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वो भी ज़रूरी है। अगर आज आप इतनी संख्या में आए और कई लोग नहीं आ पाए जो आए और मेरे साथ जुड़े, इसी कारण हमें शक्ति भी मिलती है, इस विषय को भी शक्ति मिलती है, एक अवेयरनेस भी क्रिएट होती है। लेकिन समाधान के लिए भी आगे बढ़ना, समाधान के साथ अगर आप किसी बात को उठाएंगे, अगर परमिता जी ने बताया कि मुझे किसी की जो भावना, मतलब किसी की विचारधारा या किसी के कि ये इस काम को करेंगे कि नहीं, संकल्प शक्ति पे शक नहीं है, लेकिन समाधान के साथ हम जाते हैं तो उसका असली में उसका सॉल्यूशन हो सकता है। और मैं जितना मोदी जी, योगी जी के साथ काम करके देख रहा हूँ, केंद्र में मैंने ज़्यादा काम किया है, केंद्र में प्रधानमंत्री के साथ पिछले 9 वर्ष में मैंने अनेक विषयों पे काम किया है। मैं देखा उनकी इंटेंशंस, उनकी पूरी तरह से इंटेंशन समाज में जनता की समस्याओं के ऊपर गहराई से उसके समाधान को लेके आगे बढ़ने की रहती है। इसीलिए मैंने जब ये वाइट पेपर इस समस्या का लिए काफ़ी देखा कि समस्या काफ़ी गंभीर है और इसमें जैसे बताया गया कि स्टेक होल्डर्स हैं, इसकी डेप्थ ऑफ प्रॉब्लम जब रेरा की साइट पे हमारी जो कमेटी टीम ने देखा तो 35% देश के जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है, रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, वो नोएडा, गौतम बुद्ध नगर इस क्षेत्र में, पूरे देश में से 35% इस देश में इस समस्या का समाधान इस क्षेत्र में है। फिर सबसे ज़्यादा अगर समस्या यहाँ पर है, 1,65,000 जो ड्वेलर्स हैं, फ्लैट्स हैं, वो रुके हुए, उसमें 1,18,000 करोड़ का पैसा, चाहे बिल्डर्स का, होम बायर्स का, अथॉरिटीज़ का, बैंक्स का, सारे सरकारों का, सबका
18,000 करोड़ फंसा हुआ है। तो जब इतनी विकट और इतनी विशाल समस्या है और 50% से ज़्यादा प्रोजेक्ट कई कई सालों से रुके हुए हैं, ये नोएडा की स्थिति है। एमरॉक ने यह सर्वे किया था, रेरा की साइट पे हमारी टीम ने देखा, और जैसा अभी राजेश साहे ने बताया कि लास्ट पेज पे जब हमने पिछले बार गूगल फॉर्म्स के द्वारा एक सर्वे करवाया था, उस सर्वे का एनालिसिस करके जो रिस्पॉन्स आए थे, ये फॉर्म जो क्वेश्चनर था वो भी इसमें दिया हुआ हमने, उसके बाद रिस्पॉन्स जो आया तो हमें उस प्रॉब्लम्स की गहनता, उस प्रॉब्लम्स की जटिलता, उसके सारे एस्पेक्ट पहले भी पता थे, लेकिन उसको हमने क्वांटिफाई करके प्रॉपरली प्लेस किया है। और उसमें हमें ज़्यादातर लगा कि देखिए, कई बार चर्चा होती है कि रजिस्ट्रेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम्स कई जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमारे ध्यान में आए। प्रॉब्लम है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एक और प्रॉब्लम है। थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम लगा कि जिन लोगों को मकान किसी कारण से मिल गया है, वो रहने भी लग गए, तो उसको बेसिक एमिनिटीज़, कॉमन एमिनिटीज़, इसके बारे में एक बड़ी समस्या की प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आई, जिसके कारण आज हम लोग काफ़ी एजिटेटेड भी रहते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, वो है स्टॉल्ड प्रोजेक्ट, जो किसी ना किसी कारण या तो शुरू ही नहीं हुए, शुरू हो गए तो उसका कंस्ट्रक्शन आगे नहीं बढ़ा, रुक गया है, उसके बिल्डर कहीं से भाग गया है, डेवलपर कहीं से भाग गया है, पता ही नहीं उसका फ्यूचर क्या है। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और यही हमारे सर्वे में निकल के आया है। जो स्टेटस ऑफ फ्लैट्स हमने देखा वो 8% का है, इन पोजेशन है। ये जो मैं प्रॉब्लम्स वाले प्रोजेक्ट का स्टेटस जो मैं रिस्पॉन्स आया, इन पोजेशन है 8% है, लोग पोजेशन के बाद उसमें रह रहे हैं वो 13% है। कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ उन फ्लैट्स का। जो सर्वे हमारे पास आया वो 10% था, बिल्कुल भी उसमें से कुछ काम नहीं हुआ। कुछ में 10% लगभग 2 पोजेशन थे और अंडर कंस्ट्रक्शन 41% थे जो कि रुके हुए थे। और इम्पॉर्टेंट इश्यूज जब निकाले हमने तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगभग 2% का था, रजिस्ट्रेशन 14% का था, इन पोजेशन का इशू 10% में था, और इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन जो मेजॉरिटी प्रॉब्लम है वो 67% लोगों ने रिस्पांस दिया हमें कि इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन का सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है जो सबको ज़्यादा दिक्कत करी है। तो हमने जब सॉल्यूशन के लिए बात की, यह तो समस्या का पूरी तरह से व्यापक रूप से आपके सामने बात है जो आपको सबको भी पता है। जब हमारी टीम ने क्योंकि मेरा बैंकिंग का बैकग्राउंड है, फाइनेंस का है, कॉरपोरेट वर्ल्ड का भी है, मैं आईबीसी कंपनी के बोर्ड, एक आईबीसी रेगुलेटरी कंपनी के बोर्ड पे गवर्नमेंट नॉमिनी भी हूँ। तो जब हमने जेनेसिस ऑफ प्रॉब्लम को एनालिसिस किया कि क्या कारण है इस प्रॉब्लम का, जो कैसे ये प्रॉब्लम इतना बढ़ गया, तो उसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये लगी कि जो लैंड अलॉटमेंट हुई थी, मैं इसलिए भी संक्षिप्त में कहूँगा, लेकिन आपको ये चीज़ पता चलना चाहिए कि हमने प्रॉब्लम का एनालिसिस किया है, समझा है, देख के किया है कि जो लैंड अलॉटमेंट की थी, शुरू में ऑक्शन से लैंड अलॉटमेंट की अथॉरिटी ने, लेकिन बाद में उसको इंस्टॉलमेंट पे, लीज पे किया ऑक्शन के, और उसको इंस्टॉलमेंट पेमेंट में, रीपेमेंट में काम दे दिया कि बिल्डर्स आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे दें। पोजेशन ऑफ द लैंड दे दी, लेकिन रीपेमेंट जो पेमेंट है उसको इंस्टॉलमेंट में कर दिया। डेवलपर्स ने वो जो प्लॉट ऑफ लैंड ले लिए, उसमें प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाया, प्रोजेक्ट बनाया, और उसके बाद बैंकों से फाइनेंसिंग हो गई। बैंकों ने उस लैंड की सिक्योरिटी पे, जिसकी कि ओनरशिप अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई थी डेवलपर्स के बाद, उसके सिक्योरिटी के ऊपर बैंकों ने फाइनेंस कर दिया। तीसरी बात हुई कि जब वो प्रोजेक्ट पूरा बना तो होम बायर्स ने भी बैंकों से लोन ले लिया कि फ्लैट के ऊपर, और बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने वह पैसा उनको होम बायर्स को दे दिया। ये सारा पैसा जो है किटी में डेवलपर्स के गया, और कुछ फ्रॉडुलेंट, सब नहीं, कुछ फ्रॉडुलेंट डेवलपर्स ने उसको फंड को डाइवर्ट कर दिया।
फंड को डाइवर्ट कर दिया और उन्होंने उस वक्त एकदम रियल एस्टेट में बूम था, तो उन्होंने फंड्स को डाइवर्ट कर दिया, नए नए लैंड कर लिया, अपनी कैपेसिटी से ओवर लीवरेज अपने को कर लिया और कहीं ना कहीं उस फंड के डाइवर्ट प्रोजेक्ट में अटक गया। और जब बाद में वो पैसा उस कंप्लीट नहीं कर पाए प्रोजेक्ट को, नोएडा अथॉरिटी को लैंड नहीं दे पाए, तो नोएडा अथॉरिटी ने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट या पेनल्टी लगा के उसकी लाइबिलिटीज़ को और बढ़ा दिया। बैंक की भी लाइबिलिटी बढ़ गई, इधर 3 तर EMI लोगों को मिल गई और प्रोजेक्ट अटक गया। ये मुझे जेनेसिस ऑफ प्रॉब्लम लगा। ये बेसिक प्रॉब्लम था कि एक ही प्रोजेक्ट पे 3-3, 4-4 जगह से फाइनेंसिंग हो गई, फाइनेंसिंग के बाद फंड डाइवर्ट हो गया और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया। यह एक बेसिकली मुझे लगता है कि यह जो जेनेसिस ऑफ प्रॉब्लम थी, जिसको डिटेल में हमने इसको अलग अलग चैप्टर्स के अनुसार वो रखा है। लेकिन अब इस समस्या का समाधान क्या है? समस्या के समाधान के लिए जो आगे बताने के पहले मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जब हम समस्या के समाधान की बात कर रहे थे तो हम बेसिकली होम बायर्स के लिए स्टॉल प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना। रजिस्ट्रेशन जब अभी एक कमेटी, गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी, उसके बारे में बात हुई कि उसने क्या किया, उसके बारे में भी मैं बता दूं। उनसे भी मैं मिला था, अमिताभ कांत जी से भी, और उसकी कमेटी की रिपोर्ट भी हमने डिटेल में देखी थी। तो उस रिपोर्ट में ये था कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये रजिस्ट्रेशन वाले इशू को उन्होंने काफ़ी डिटेल में वो किया है, एनालाइज किया। उसके लिए कहा है कि नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी सबको कहा है कि आप इसको रजिस्ट्रेशन इसका करिए। तो वह अपने आप में वो एक रजिस्ट्रेशन वाला इशू, मुझे लगता है कि वहाँ पे नोएडा अथॉरिटी आगे बढ़ गई है और वो स्टेट गवर्नमेंट भी उस चीज़ में आगे बढ़ रही है और उसके रजिस्ट्रेशन वाले इश्यूज़ को, जिनको पोजीशन मिल गया है, जिनको मकान इनकम्प्लीट है या किसी कारण से, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटी इशू कर दे, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू कर दे। और जिसको अभी बात भी आई थी कि अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता तो ट्रांजैक्शन चार्जेस, ट्रांसफ़र चार्जेस, ये सारे काम उसमें हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो एक सॉल्यूशन वहाँ से आता है। मैं यह भी बताना चाहता हूँ लास्ट में, जब उसके पहले आगे हम बढ़ें, कि 2016 से हमारी सरकार ने केंद्र में, प्रदेश में क्या किए। देखिए, इंटेंशन प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने पूरी तरह से स्पष्ट कई पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे कहा है कि होम बायर्स का जो समस्या है वो बड़ी विकट है। इसमें बहुत ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, इस क्षेत्र में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं और इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन आपके सामने यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो काम किए सरकार ने वह भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 2013 में सबसे पहले लैंड एक्विजिशन एक्ट, जब हमारी सरकार केंद्र में, प्रदेश में, दोनों में अपोजिशन में थी, अमेंडमेंट टू लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में हम लोगों ने एक्सटेंसिवली, मैं भी उस कमेटी में था जिसको पार्टी की तरफ से डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का एक बड़ा डॉक्यूमेंट भी हमने निकाला था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो अमेंडमेंट करने हैं, जो कि किसानों के लिए भी और भी कई तरह की समस्याएं, जो जिसके कारण उस वक्त बिल्डर्स वगैरह भी कई तरह के फंसे थे कि अलॉटमेंट होने के बाद भी परमिशन मिले। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के अमेंडमेंट के लिए भी हम लोगों ने एक्सटेंसिवली उस समय की सरकार को अपोजिशन में रहते हुए भी सपोर्ट किया था, पूरा डॉक्यूमेंट दिया था और कमेटी को, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को पूरा, उस समय जो इंदौर की, जो बाद में स्पीकर भी थी, जो हाँ सुमित्रा महाजन जी उस स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी, जो उसके, उनको पूरी ड्राफ्ट रिपोर्ट दी थी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है। उसमें भी क्या था, उसी प्रोग्राम में हमने यह भी किया था कि आने वाले समय में रिजोल्यूशन के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी देश में बननी चाहिए। ये 2013 की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जब 2014-15 में सरकार आई तो सबसे पहला 2016 में, जबकि इस प्रॉब्लम का जेनेसिस हम मानते हैं कि लीगेसी इश्यूज हैं पुरानी सरकारों के बाद में, लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए 2016 में रेरा एक्ट को लेके आए केंद्र सरकार में, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी।
हर सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट और 100% परफेक्ट नहीं होता, ये मैं मानता हूँ, और पूरी तरह सॉल्यूशन अभी नहीं हुआ ये भी मानता हूँ। लेकिन फ्यूचर एक्शन के लिए, रोकने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2016 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हम लोग लेके आए थे। उसी के साथ एक केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई थी मिस्टर कामत के नेतृत्व में, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फेल प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए। मैं भी उसका मेंबर था। कामत साहब चेयरमैन ICICI बैंक के, वो उसके चेयरमैन थे। तो उसमें एक सजेशन आया था कि हमें एक रिजोल्यूशन एक्ट नया लाना चाहिए इंटरनेशनल लॉज को स्टडी करते हुए। 2016 में IBC को लेके आए थे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को। फिर जब JP विस्टाउन और इसमें लॉजिक्स वगैरह के प्रोग्राम्स में देखा, तो हमने देखा IBC के अंदर होम बायर्स को तो कहीं कोई पावर ही नहीं मिला हुआ। वहाँ तो बैंकर्स और अथॉरिटीज़ और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, फंक्शनल क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, इन्हीं को डिसीजन मेकिंग में पावर है, और होम बायर्स का कहीं भी उसमें स्टेटस नहीं है। तो 2018 में जो उस वक्त की वित्त मंत्री जी अपनी निर्मला जी थी और हरदीप पुरी जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, इनसे बात करके, और यह बात सबके सामने से आई कि हमें होम बायर्स को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा दिखा के इनको एम्पावर करना चाहिए। और उसको अमेंडमेंट को 2018 में क्लॉज 14 के अंतर्गत होम बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अबव द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स यानी अथॉरिटी वगैरह के ऊपर उनकी लायबिलिटी, उनके प्रति जो लायबिलिटी, उसको लेके 2018 में लेके आए थे। अब उसके आगे भी कई चीज़ें चलती रही। मैं इसके बाद यहाँ आ जाता हूँ। जो अभी कमेटी अमिताभ कांत जी के नेतृत्व में कमेटी बनी थी, उससे भी कई लोग, नफोवा के लोग भी गए थे, वो भी हमने डिटेल में स्टडी किया। उसके अंदर भी रिजोल्यूशन के ऊपर कई बातें उन्होंने सजेशन किए। उसमें उन्होंने IBC, क्रेडाई ने भी रिप्रेजेंटेशन दिया, होम बायर्स ने भी दिया, नफोवा, नोवा, हम लोगों ने भी उनको सारी बातें की। तो उन्होंने मेन इशू जो इमीडिएट टैकलिंग के लिए था कि रजिस्ट्रेशन वाले इशू पे उन्होंने काफ़ी क्लियर कट डायरेक्शंस या सजेशंस दिए हैं, और उसको यूपी में योगी जी और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नोएडा अथॉरिटी को और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को वो कह दिया। इन्होंने भी कमेटी बनाई। थोड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन वाला इशू है। और उसके बाद ही IBC में एक और अमेंडमेंट की बात लेके आए थे, उस कमेटी में सजेशन हुआ था, जिसके ऊपर IBBI ने, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की जो रेगुलेटरी बॉडी है, इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI, उन्होंने एक अमेंडमेंट अभी डिस्कशन पेपर 6 नवंबर को 2023 में एक डिस्कशन पेपर पब्लिक डोमेन में डाला, जिसको हमने यहाँ पे रेफर किया। और आज एक रेजोल्यूशन के द्वारा उस अमेंडमेंट को अगर आप लोग समर्थन करेंगे तो हम यहाँ से उस रेजोल्यूशन को भी भेजेंगे कि इसको IBC में अमेंड करना चाहिए। उसमें यह था कि जो होम बायर्स को फ्लैट ऑलरेडी अलॉट हो गए, उनके पोजीशन में है, उन लोगों को रेजोल्यूशन प्रोसेस से बाहर ले जाए। उन फ्लैट्स को, उन ओनर्स को, वो ना नोएडा अथॉरिटी उसको ले सकती है उनको और बेच सकती है रीपे में, जो किसी के पोजेशंस है या घर में लोग रह रहे हैं, इवन दो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब भी वो IBC की प्रोसेस से वो फ्लैट्स वापस अलग रहेंगे। ये अमेंडमेंट उन्होंने सजेशन किया डिस्कशन पेपर में। उस पर अगर वो भी मुझे लगता है कि पूरी तरह से हम भी कहेंगे और वो उसको अमेंडमेंट हो जाएगा। तो होम बायर्स का जो एक बार उनको पोजीशन मिल गया, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिला है, रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुआ है, तो वो IBC के अंतर्गत न नोएडा अथॉरिटी, IBC के अलावा भी आउटसाइड द IBC भी वो उसको, उन फ्लैट्स को वापस नहीं ले सकते। एक और मैं बात करना चाहता हूं कि जब हम स्वामी फंड जो 2022 में, इसके पहले, क्योंकि अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बहुत सारा पैसा डूब गया है किसी भी तरह से, साइफन ऑफ होने के कारण या नोएडा अथॉरिटी के प्राइस होने के कारण। अल्टीमेटली अगर उस प्रोजेक्ट का रिवाइवल होना है, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, उसका इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन पूरा करना है, तो उसका
कोई मतलब आगे जाके पैसा तो चाहिए उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। बैंक उसको फाइनेंस करेंगे नहीं क्योंकि वो बैड प्रोजेक्ट हो गया है और वो जो एनपीए के अंतर्गत आ गए वो प्रोजेक्ट, तो बैंक दोबारा फाइनेंस कर नहीं सकते, इंस्टीट्यूशंस कर नहीं सकते। तो एक स्वामी फंड 25,000 करोड़ से स्वामी फंड ये बनाया था, जिसको सरकार कह रही है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और बढ़ाएंगे। हमने लिखा है 25,000 करोड़ से 2022 में उसको इनकॉर्पोरेट किया है ताकि इन प्रोजेक्ट को अलग से फाइनेंसिंग मैकेनिज्म मिल जाए, जिसके अंदर आम्रपाली और कई प्रोजेक्ट में जेपी विस्टाउन या उनमें उसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स को कोर्ट ने कहा है कि हम उसका सॉल्यूशन उस फंड से फंडिंग कर देंगे ताकि वह बैंकों का एनपीए के अंतर्गत जो रेस्ट्रिक्शन है फाइनेंसिंग की आरबीआई के माध्यम से उससे अलग हो पाएगा। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि 2023 तक की मैंने नवंबर की भी बात की है। हमने जुलाई में ये पहला, वैसे तो काम काफ़ी दिन से कर रहे थे, पहला एक लार्जर डिबेट ऑनलाइन ट्विटर और स्पेसेस के माध्यम से किया था, जिसमें लगभग 1,500-2 हज़ार लोगों ने जुड़े थे और कई हमने जैसे कमेटी भी बनाई। इस कमेटी में किस सारे इशू को डिटेल में समझने के लिए मैं तो था ही, एक चरण सिंह जी हैं जो कि चेयरमैन है एक बैंक के, वो इसमें थे। अनिल शर्मा एक्स बैंकर हैं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, काफ़ी इश्यूज़ पे काम करते हैं। सम्राट मेरे साथ लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। मानस चुक भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यंग लड़के, वो भी काफ़ी सपोर्ट डेटा वगैरह में मेरे साथ करते हैं। कुबेर मेरे साथ थे और एक और रिसर्च एसोसिएट रामनाथन थे। ये सारे लोगों ने, हम लोगों ने डिटेल से सारे एस्पेक्ट स्टेक होल्डर से काम किया और इस वाइट पेपर को लेके आए थे, जिसमें हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जेनेसिस ऑफ प्रॉब्लम और अल्टीमेटली रोड मैप टू रिजॉल्व होम बायर्स इशू। तो मैं देखिए जेनेसिस और प्रॉब्लम इस पे चर्चा होती, उस जेनेसिस और प्रॉब्लम से ही सॉल्यूशन निकल के आएगा। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है स्टॉल्ड प्रोजेक्ट की। ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से सुने कि हम लोग क्या सजेशन देखिए। अल्टीमेटली प्रजातंत्र मूल्यों के अंदर, प्रजातांत्रिक सिस्टम में पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करती है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसानों का 72,000 करोड़ का लोन वेव होता है, हर लोगों को 5-5 हर साल निःशुल्क 80 करोड़ 90 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जाता है, लगभग 2 लाख करोड़ का एनुअल एक्सपेंडिचर बजट पे है। उज्ज्वला योजना, मतलब हमारी अंत्योदय का जो विचार है भारतीय जनता पार्टी का, या जिस क्षेत्र में मैं जिनके साथ काम करता हूँ, कि वेलफेयर होना चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से। अल्टीमेटली समाज के हर वर्ग का वेलफेयर होना चाहिए, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे गरीब हो, चाहे किस महिला हो, चाहे किसी भी तरह का, लेकिन उसके लिए एक सॉल्यूशन के सिस्टम्स के अंदर रहना चाहिए। तो इसके अंदर जो पैसा जो इसमें फंस गया है, मेरे को लगता है कि आईबीसी के अंतर्गत, अभी मेरे को आईबीसी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सारे प्रोजेक्ट का आईबीसी के अंतर्गत सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? और इसमें ना सारे प्रॉब्लम्स को क्लटर नहीं करना चाहिए कि एक वर्ग को है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की इशू है, एक वर्ग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है, किसी एक वर्ग का रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, एक वर्ग को जो मकान मिल गए उसमें अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस की बात है, कॉमन एरियाज़ के। तो हम सब इश्यूज़ को क्लटर कर देते हैं और फिर शोर मचाने लगते हैं, तो उससे कंफ्यूजन हो जाता है। कहीं ना कहीं लोग उससे कि अरे इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये माइंड में घुस जाता है, तो उसके कारण सॉल्यूशन में दिक्कत होती है। तो हमें स्टॉल्ड प्रोजेक्ट के बारे में हम फोकस करते हैं। तो मैं होम बायर्स के साथ बहुत अच्छी तरह से हूँ। बाकी तीनों प्रॉब्लम तो मुझे लगता है आराम से तुरंत जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। पूरी तरह सरकार बढ़ रही है। मैं भी बातचीत कर रहा हूँ महाराज योगी जी से भी, अभी मैं उदयपुर में था राजस्थान में, वहाँ भी मेरी बात हुई थी कार्यक्रम में। तो वो तीनों चीज़ें तो जल्दी से हो जाएगी। स्टॉल्ड प्रोजेक्ट पे हमें और महत्वपूर्ण तरीके से काम करना। उसमें क्या हो गया है कि अल्टीमेटली उसके सॉल्यूशन में मुझे लगता है, जो मैं इसमें सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहा हूँ और आप लोग इसको
एक्सेप्ट करते हैं तो हम इसको और आगे भी लेके जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सपोर्ट ही चाहिएगा इस चीज़ के लिए कि वो प्रोजेक्ट में भी एक ही बिल्डर के, एक ही डेवलपर के कई प्रोजेक्ट हैं, कई टावर्स हैं, उनकी भी सबकी स्थिति अलग अलग है। तो मेरा, और जब हम आईपीसी के अंदर एक ही रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाता है पूरे एक कंपनी के लिए, और उसके 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 10 प्रोजेक्ट में 20 टावर हैं, तो वो कुछ उसे समझ ही नहीं आता। मैं उनसे बात करा, वो बोला यार मेरे गोपाल जी, मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या सॉल्यूशन है। तो मैंने हमारा एक जो कि हर प्रोजेक्ट के लिए, बिल्डर के अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए एक इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेटर सेपरेटली बने, हाँ, और वह प्रोफेशनल हो, स्टेट गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करेगी, वो एक्स बैंकर भी हो सकते हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं, एक्स जुडिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स होंगे तो चीज़ों को समझते होंगे। ईच प्रोजेक्ट हैव ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करनी है कि वह सारे क्लेम्स को एक एनलिस्ट करे, जितने डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ को एनलिस्ट करें और एक लिस्ट बना लें कि टोटल इस प्रोजेक्ट की इतनी लाइबिलिटी है, इतने एसेट्स हैं। उसके साथ उसके बाद जो लाइबिलिटीज और जो रिसीवेबल्स हैं वो तो एक बंदा, उसके बाद एसेट्स, एग्जिस्टिंग एसेट्स की क्या स्टेटस है, कितने लैंड है, कितना बिल्डिंग क्या है, उसकी वैल्यूएशन प्रोफेशनल लोगों से वैल्यूएशन करवाएगा। और उसके बाद जब ये दोनों हो जाएंगे तो फिर उसको आज कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं रिसीवेबल, उसके अंदर एक गैप दिख के सामने क्लियर कट आ जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में इतना मनी हैज़ बीन लॉस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। एग्जांपल, अ प्रोजेक्ट इज 10,000 करोड़ प्रोजेक्ट, जो पैसा उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बाद नेट में उसकी लाइबिलिटी जो बनती है वो है, और उसके एसेट्स 4,000 करोड़ की है तो 6,000 करोड़ का उसमें गैप एनालिसिस वो आ जाएगा। और फिर उसको ये भी एनालिसिस करना है कि, और ये डुएबल है, मैं ये नहीं कह, कोई भी चीज़ अगर आम प्रजातंत्र में लोग खड़े हो जाते हैं और विल पावर है गवर्नमेंट की, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे योगी जी और मोदी जी के अंदर विल पावर है, बिल्कुल हम सॉल्यूशन लेके जाएंगे तो उस चीज़ को वो करेंगे। और मैं संघर्ष में भी आप लोगों के साथ हूँ, क्योंकि होम बायर्स इसमें वीकेस्ट चेन है, इसमें स्टेक होल्डर्स है, एक अथॉरिटी है, एक बैंक है, एक डेवलपर है और एक होम बायर्स है। वीकेस्ट लिंक, जिसके जीवन भर की कमाई, जिसके जीवन भर का ड्रीम फंस गया है, तो वो वीकेस्ट लिंक, समाज में जो कमज़ोर वर्ग है, सत्ता में लोगों का यही फर्ज होता है कि जो सबसे कमज़ोर वर्ग है उसके हित को, उसको सुरक्षित करें, और उसके लिए हम उसके साथ खड़े हुए हैं। तो यह चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो चौथी बात उसमें करनी है, उस सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर को प्रोफेशनल होगा, ये कर लेगा, उसको फीस सरकार देगी, जो भी देगी उसका काम का खर्चा देगा, कि कितना और चाहिए। मान लो 6,000 करोड़ का तो कैप है, लेकिन उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अनदर 3,000 करोड़ चाहिए, तो 5 और 3,000 करोड़ तो कहीं से चाहिए। वो एनालिसिस करेगा कि कितना उसको चाहिए और उसको स्वामी फंड से उसको फाइनेंसिंग करे, क्योंकि बैंक वगैरह पुराना फंड नहीं करेंगे। स्वामी फंड में ये ऑप्शन है कि वो एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है, पुराने उसमें तो एनओसी की ज़रूरत ना पड़े। और इसमें क्योंकि इसमें हेयर कट है, हेयर कट के पहले भी मैं एक और बात आपके सामने रखूँगा, बैंक को तो हेयर कट लेना ही पड़ेगा, उस हेयर कट और उसको ध्यान में रखते हुए उस आरबीआई से परमिशन एक टेम्पलेट बना के काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक एक प्रोजेक्ट का एक सिस्टमेटिक तरीके से मुझे लगता है कि काम हो सकता है, उसके द्वारा सॉल्यूशन हो सकता है, उसके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक और बात जो सामने मुझे दूसरे नंबर पे रोड मैप पे लगती है कि एक बार जैसे वेव सिटी में सरेंडर, हमने कोर्ट केसेस भी देखे, कई कोर्ट के सॉल्यूशंस और जो एक्ट हैं वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के, उन सबको भी डिटेल में स्टडी किया। तो जो कोर्ट केसेस हैं उसमें भी, इसमें हमने 12 कोर्ट केसेस के जो डिसीजंस हैं उसको यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा एनेक्शन में, वो क्लियरली एम्पावर करते हैं होम बायर्स को।
तो हम उन लोगों उन कोर्ट केसेस के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट की भी बात कर रहे हैं, उनको भी कर दें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से समस्या में समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे। नोएडा अथॉरिटी ने इंटरेस्ट बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बना दिया है, पेनल्टीज लगा दी, तो लायबिलिटी बहुत बढ़ गई है। तो एक सरकार को कुछ स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे कि उस हाई इंटरेस्ट रेट और जो पेनल्टीज़ है उसको तो हटाए और केवल प्रिंसिपल का पेमेंट का क्लेम उनका स्टैंड करे। दूसरा बात यह है कि जो बैंकर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अलावा हटाना पड़ेगा, क्योंकि लैंड की ओनरशिप तो ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो टेक्निकली वो बैंक सिक्योर्ड नहीं है, तो उनको भी हेयर कट लेना पड़ेगा। और एक्सेस अगर किसी प्रोजेक्ट में लैंड है, मान लो उसका 40% पे ही प्रोजेक्ट बना है, तो जो 60% एक्सेस लैंड वहाँ पे अनडेवलप्ड पड़ी हुई है, उसको नोएडा अथॉरिटी बैक ले सकती है, ले ले और ओरिजिनल कॉस्ट पे ले ले, नहीं तो वो लैंड भी ले ले और अभी उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी, तो उसकी जो लायबिलिटी है डेवलपर्स की वो 40% जिसका उसने ऑलरेडी पेमेंट जितनी लैंड का कर चुका है वो उतना प्रोजेक्ट उतने लैंड का तो उसकी लायबिलिटी और फिर इंटरेस्ट और जो पेनल्टी अपने आप ख़त्म हो गई। मान लो उसने 4,000 की लैंड ली है नोएडा अथॉरिटी से और इंस्टॉलमेंट पे ली है, उसमें से उसने 2,000 करोड़ नोएडा अथॉरिटी को पे कर दिया और उस 2,000 करोड़ की ओरिजिनल जो अलॉटमेंट के टाइम की जो प्रॉपर्टी की का जो कंसिडरेशन है वो 40% है, तो फिर बाकी 60% सरेंडर वो कर सकता है ओरिजिनल कॉस्ट में। यह भी एक बार कर चुकी है अथॉरिटी, इसको सेकंड सरेंडर लैंड सरेंडर पॉलिसी को रिवाइव करना है। आईबीसी का अमेंडमेंट मैंने बता ही दिया, जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं कि फ्लैट बायर्स जो ओनर्स हैं ऊपर जिनको पोजेशन हो गया उनका उस आईबीसी या रेजोल्यूशन प्रोसेस में से बाहर रखेंगे हम इस सारे प्रोसेस से भी। और इसके साथ सॉल्यूशन में कुछ ये जो गवर्नमेंट कमेटी है उसने भी इसको रिकमेंड किया है, उन स्टेप्स को भी स्टेट गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन स्टेप्स को ले लें। जैसे कोविड के टाइम पे ज़ीरो जो था वन टाइम सेटलमेंट प्लान, तो मैंने बताया लैंड का एक ज़ीरो इंटरेस्ट पीरियड का उन्होंने 2 साल का सारे प्रोजेक्ट में सरकार ने कहा था कि 2 साल तक कोई भी प्रोजेक्ट पे ना इंटरेस्ट लगेगा ना पेनल्टी लगेगी, तो इसको एक्सटेंड कर दे तो पेनल्टी की क्लॉज खत्म हो जाएगी। और एक पेनल्टी का एक कारण और है, मैं कह रहा हूँ कि बुक्स में कई चीज़ें लायबिलिटी ऐसी हो गई कि उसको हटा देंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसकी लायबिलिटी ऑलरेडी ख़त्म हो जाएंगी। कि उन्होंने कहा कि आपने 5 साल कंप्लीशन का टाइम दिया, अगर 5 साल में आपने कंप्लीट नहीं किया तो इतनी पेनल्टी लगी, तो उस 5 साल को अगर बैलेंस पीरियड में अगर लगता है कि 3 साल और लगेंगे तो 8 साल पीरियड कर दे तो वो पेनल्टी भी रिमूव हो जाएगी। स्वामी फंड की मैंने बता दिया। और इन दोनों काम के लिए देखिए, इसमें आरबीआई का काम इसमें अकेला स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं कर सकता और सेंट्रल को, दोनों को मिल के करना है। तो हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी बात करेंगे, क्योंकि आरबीआई और बैंक का इशू जो है वो आरबीआई के अंतर्गत फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा और स्टेट गवर्नमेंट के मैंने आपको बताई दी है कि ये चीज़ें करनी होंगी। अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट कुछ चीज़ों करेगा। और मुझे लगता है कि जो एक्चुअल एक्ट अभी है, लगता है कि हमने डिटेल में स्टडी किए, वो एक्ट भी 3-4 हमने यहाँ पे उसके इम्पॉर्टेंट पोर्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो उन स्टैंडर्ड टेम्पलेट एक सॉल्यूशन का प्रॉब्लम, जो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन का एक टेम्पलेट बनेगा जो स्टेट गवर्नमेंट को करने, जो आरबीआई सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को करने, उस स्ट्रक्चर को अप्रूव करते, उस सॉल्यूशन के स्ट्रक्चर को अप्रूव करते हुए एक एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग परमिशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि यह चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता था। मैंने स्टॉल प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया, मैंने वन टाइम सरेंडर पॉलिसी के बारे में आपको बताया है। एडमिनिस्ट्रेटर फॉर ईच प्रोजेक्ट वो कैसे काम करेगा उसका डिटेल इसमें लिखा हुआ है, और एक्सटेंसिवली भी काम कर सकते हैं। वन टाइम लैंड सरेंडर पॉलिसी के बारे में लिखा है। इंक्रीज इन द कॉर्पस ऑफ स्वामी फंड, क्योंकि अगर फंड, मुझे लगता है कि लगभग 50-60 हज़ार करोड़ का पैसा इसमें एक्सेस हमारे एनालिसिस में आता है कि ये चाहिएगा फ्यूचर। वो जो
आगे कंस्ट्रक्शन को रिवाइव करने के लिए उसके लिए फंडिंग कैसे चाहिए होगी, तो 25,000 करोड़ का तो स्वामी फंड में फंड है, उसको बढ़ा के 50-60 हज़ार करोड़ करना सरकार के लिए बाध्य, वो रिपेमेंट होगा। आगे फ्यूचर जो प्रोजेक्ट लेगा, नया प्रोजेक्ट बिल्डर्स आएंगे वो करेंगे। और इशुएंस ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट की हमने बात कर दी। अलाउ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पोजीशन ऑफ फ्लैट्स टू द अलॉटीज एज इज वेयर इज बेसिस पे, इसकी भी बात हमने रोड मैप के लिए बात की है। और एक और इशू जो है, जो कई चीज़ें की कॉन्ट्रैक्ट बेसिक एमिनिटीज़ वाली बात है कि हमने पोजीशन ले लिया, कॉमन फैसिलिटीज़ वगैरह को, इसको हमें ये जो और कंज्यूमर कोर्ट फोरम्स वगैरह पे जाना, इसको इस रिजोल्यूशन के अंदर अगर हमने घुसा दिया तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसके अंदर कंज्यूमर फोरम्स और डिफरेंट फोरम्स और इवन एग्जिस्टिंग स्टेट लॉज में जो अपार्टमेंट एक्ट है, जो यहाँ पे मैं कोट किए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, इसमें बहुत पावर दिए हुए होम बायर्स को, कोर्ट सिविल कोर्ट से अलग अलग जा सकते हैं एसोसिएशन बना के। फिर यूपी अपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनरशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट है 2010 का, इसमें बड़ा पावर दिया हुआ होम बायर्स को। पढ़ेंगे कहीं भी सिविल कोर्ट में जाते हैं एसोसिएशन बना के हम कर सकते हैं। रेरा एक्ट और आईबीसी को मैंने आपके सामने बता ही दिया। तो मुझे लगता है कि इस बात को हम लेके चलते हैं तो हम लोग आगे इस चीज़ को अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो ये मेरे ध्यान में बातें आई थी, इस वाइट पेपर पे डिटेल में कोर्ट केसेस सब चीज़ें हमने लिए हुए हैं। और जो गवर्नमेंट की इंटेंशन में आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ, जो मेरी बातचीत हुई है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, एफएम से और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से बात हुई है, दे आर इन फुल मूड एंड विथ फुल इंटेंशन टू रिजॉल्व। द थिंग इज कि इसको किस तरह से इस रिजोल्यूशन को करें और कितना इसमें जो पूरा इसके स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है, तो वह एक स्ट्रक्चर कमिटीज़ भी दे रही हैं, लेकिन कमिटीज़ और मुझे उस सब से नहीं होगा, लेकिन इन वाइट पेपर्स को भी हम आगे लेके जाएंगे तो मुझे लगता है आप लोगों के समर्थन और सहयोग से ये अवश्य पूरा होगा। आईबीसी अकेले के अंदर, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आईबीसी के अंदर सारे प्रोजेक्ट का रिजोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई नया डेवलपर, बड़े फाइनेंशियल डेवलपर से बात है, वो कह रहा है कि अगर लाइबिलिटी पूरी खड़ी रहेगी तो वायबिलिटी नहीं बनती। तो जब तक ये जो हेयर कट वाला पूरा इशू और फाइनेंसिंग का स्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक नया डेवलपर या न्यू इन्वेस्टर उसमें आने के लिए नहीं होगा। तो मुझे लगता है इसी तरीके से हम इस बात को लेके चलेंगे। मास मूवमेंट्स का मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है और मैंने काफ़ी काम किया है। तो जैसे दुष्यंत कुमार गौतम का है ना, सिर्फ हंगामा करना कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि समाधान निकलना चाहिए। इस समाधान को अल्टीमेटली हम ले के चलेंगे। पूरा टीम एफर्ट है इस चीज़ को। हमने क्या, एक आम्रपाली का केस भी इसमें हमने डिटेल में दिया हुआ है। आम्रपाली का एक स्पेशल केस है, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजोल्यूशन के रूप में किया है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। उन सब के चीज़ों को ही लेके हमने उन सॉल्यूशंस को इनकॉर्पोरेट करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया है। लॉजिक के जो आईबीसी वाले उन लोगों से बात हुआ, लॉजिक भी एक स्टेप पे काफ़ी आगे पहुंच गया है रिजोल्यूशन के लिए। तो ये चीज़ें चल रही हैं। इन चीज़ों का मुझे लगता है कि हम लोग ज़रूर समाधान कर पाएंगे। आप लोग यहाँ पे आए हैं, मैं ये सारा पेपर्स आपको मिल गया होगा। आप इसके आज के इस कार्यक्रम से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस होगी। देखिए, रिस्क भी था, मेरे लिए भी रिस्क था और मुझे लगता है कि सभी के लिए इस तरह का रिस्क था, लेकिन फिर भी मैं अपने पूरे इंटेंशन के साथ आप लोगों के साथ खड़ा हूँ।
मेरे एक दोस्त ने एक कविता लिखी थी, 2 लाइन मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। मैं खुश हूँ औजार बन, तू ही बन हथियार, वक्त करेगा फैसला कौन हुआ बेकार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।